नमस्कार दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने ये समझा था कि अंग्रेज़ी कंपनी कैसे भारत में आई थी, कैसे उन्हें फरमान मिला, किस तरह से वो अपना यहाँ कदम जमाई, कैसे उनका डचों से संघर्ष हुआ। ठीक है, ये सारी बातें हमने पीछे समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा फ्रांसीसी कंपनी का ओवरव्यू लेते हैं। फ्रांसीसी कंपनी को जब फरमान जारी हुआ कि आपको भारत में जाकर व्यापार करना, ये 1664 में था, तभी वो वहाँ पर चल देते हैं। ठीक है, इस क्रम में दो नाम याद रखेंगे, एक कैरो और एक डुप्ले। इन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया फ्रांसीसी को इंडिया आने में। हालांकि उस वक्त फ्रांस का शासक का नाम लुई 14वां था। तो भारत जो आए, जो पहला व्यक्ति थे फ्रांसीसी कंपनी का जो पहला वायसराय थे, ये कैरो थे, ये प्रथम वायसराय थे। डुप्ले का नाम इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डुप्ले ही थे जिन्होंने द्वैध शासन यानी दोहरी सत्ता को पहली बार जन्म दिया था। कि द्वैध शासन कोई चीज़ होती है कि मतलब दीवानी अधिकार को हम देखेंगे, बाकी को आप देखिए, इस टाइप से। मतलब पैसे वाले डिपार्टमेंट को एक आदमी इसको संभालेगा और प्रशासन वाला डिपार्टमेंट कोई और संभालेगा। इस बात की शुरुआत डुप्ले ने ही पहले की थी। ठीक है, तो द्वैध शासन के जनक डुप्ले को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, फ्रांसीसी कंपनी 1664 में आती है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। 1668 में पहली फैक्ट्री सूरत में लगाते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। दूसरा फैक्ट्री चूंकि अंग्रेज भी मसूलीपट्टनम में लगाया था, तो इन्होंने भी मसूलीपट्टनम में ही लगाया और ठीक अगले वर्ष, मतलब 68 में पहली फैक्ट्री, तो 69 में दूसरी। 4 साल बाद 73 में पांडिचेरी को कब्जा किया। देखिए, एक्चुअली में पांडिचेरी पर इन्होंने कब्जा नहीं किया, वहाँ के राजा के द्वारा इनको एक गांव दान में दे दिया गया कि आप यहाँ रहिए। तो जो गांव दान में दिया गया उसका नाम इन्होंने पांडिचेरी रखा। और वो जो गांव था, छोटा सा गांव था, बहुत बड़ा शहर नहीं था। आज जो पांडिचेरी देख रहे हैं ये पांडिचेरी नहीं था, मतलब छोटा सा गाँव था वो पहले। तो उसी के चारों तरफ इन्होंने किला बंदी करवाई और उसी किला का नाम अपने राजा के नाम पे, जो लुई नाम था, उन्हीं के नाम पे किला लुई रखा, मतलब फोर्ट लुई रखा। ठीक है ना, तो पांडिचेरी को फोर्ट लुई के द्वारा उन्होंने किला बंदी करवा दिया। 1674 में उन्होंने और आसपास का क्षेत्र चंद्रनगर, माहे, कारिकल इत्यादि को भी अपने में मिलाया, कब्जा किया। ठीक है, इस चीज़ को भी आगे देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, इसी क्रम में 1760 ईस्वी में बांडीबास का युद्ध हो जाता है, मतलब विवाद हो जाता है अंग्रेजी कंपनी के साथ, और वो युद्ध में तब्दील हो जाती है। और बांडीबास का युद्ध जो होता है उसमें फ्रांसीसी बुरी तरीके से हार जाते हैं, मतलब ऐसा हारते हैं कि भारत से फ्रांसीसी का बोरिया बिस्तर समाप्त हो जाता है। यहाँ से फ्रांसीसी पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं और वो उनको भारत छोड़कर जाना पड़ता है। देखिए, इससे ठीक एक वर्ष पहले 1759 ईस्वी में डच को अंग्रेज ने बेदरा के युद्ध में हरा दिया था। 1759 में डच का बोरिया बिस्तर बेदरा से समटा गया और 1760 में बांडीबास से फ्रांसीसी का बोरिया बिस्तर समटा गया। तो 2 सालों में इन्होंने 2 देश को रगेद दिया। अच्छा, अब सारे देश अंग्रेज की डर से इंडिया को छोड़ के मतलब अलग अलग देशों पे जाने लगे। जैसे फ्रांस, ज़्यादातर ध्यान फ्रांसीसियों ने कहाँ दिया? अमेरिका में। अमेरिका में फ्रांसीसियों का ज़्यादा आधिपत्य था। अभी भी उस रीजन में छोटे मोटे जो द्वीप हैं, जैसे देखते हैं फ्रेंच गुयाना, तो सिंपल सी बात है, अभी भी वो उधर के क्षेत्रों पे फ्रांस का दबदबा है। तो उस टाइम पे भी फ्रांसीसी इंडिया से चले गए। अब चले गए का इसका मतलब ये नहीं था कि पूरा यहाँ पे जो उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी उसको उखाड़ कर लेकर चले गए, ऐसा नहीं हुआ। तो जिस शहर को वो कब्जा कर चुके थे उस शहर में वो रहे ही। विस्तारवाद नीति उनकी समाप्त हो गई। अब विस्तार केवल अंग्रेज कर रहे थे, फ्रांसीसी विस्तार नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो पूरा चले गए थे। तो इसी क्रम में जैसे डच का सफाया हुआ, ऐसे पुर्तगाली भी छोड़ के गए। तो कुछ जगह जहां पुर्तगाली अपनी कंपनी स्थापित कर चुके थे, अपना आधिपत्य जमा चुके थे, उसमें गोवा, दीव और दमन था। हमने पिछले वीडियो में सीखा भी है 1510, 1535 और 1559। आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए, फिर समझ में आ जाएगा वो बात। ये तो गोवा, दीव और दमन को पुर्तगाल अपने कब्जे में ही रखा। और ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत को सबसे लास्ट में छोड़कर पुर्तगाली ही गए। आए सबसे पहले थे और छोड़कर सबसे लास्ट में गए। 1947 में केवल अंग्रेज छोड़ के गए, पुर्तगाली 1661 में छोड़ के गए। और बाद में जो भी देश छोड़कर गया है अंग्रेज को जाने के बाद, तो उसको हमने केंद्र शासित प्रदेश में ही बदला है। ठीक है, तो 1661 में गोवा, दीव और दमन को छोड़ के गए। लेकिन गोवा की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, ये पर्यटक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वहाँ का एक स्थानीय शासन को देना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो वहाँ का साफ सफाई का ध्यान कौन रखता? साफ सफाई, इतने पर्यटक आते तो उनको अब दिल्ली केंद्र से तो प्रधानमंत्री देखने नहीं आएंगे ना। तो इस चलते गोवा को राज्य बना दिया गया था, बाकी दीव और दमन को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अब ऐसे ही फ्रांसीसी के कब्जा में पांडिचेरी, कारिकल, माहे और यमन था। ये 4 इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अभी जो आप पांडिचेरी देखते हैं, जिसका नाम बोलते हैं पांडिचेरी, वहाँ के शासक कौन है ऐसे पढ़ते हैं
तो पांडिचेरी बोलने का मतलब पांडिचेरी कोई ऐसे नहीं जैसे बिहार है, ऐसे पांडिचेरी नहीं है दोस्त, जैसे दिल्ली है ऐसे पांडिचेरी नहीं है, वो टुकड़ा हुए है, मतलब कुछ यहाँ है कुछ वहाँ है कुछ वहाँ है, मतलब छिटपुट में है। देखिए पांडिचेरी को, पांडिचेरी का कुछ हिस्सा तमिलनाडु के ऊपरी भाग में है, उससे ठीक नीचे कुछ हिस्सा को कारिकल बोलते हैं, आंध्र प्रदेश से कुछ हिस्सा यमन लगता है, कुछ हिस्सा इधर केरला में है जिसको माहे बोलते हैं। सीधा सीधी बात करते हैं तो क्या लिख दिया मेरे दोस्त, ये सब ये 1661 और 1654 लिख दिए, ये 1961 में छोड़ कर गए थे और ये 1954 में। ठीक है दोस्त, सॉरी इसके लिए। 1961 में पुर्तगाली गए थे सबसे लास्ट में, 1947 में अंग्रेज गए थे और 1954 में फ्रांसीसी गए थे। तो फ्रांसीसी जितने क्षेत्रों को छोड़कर गए उन सबों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और उसमें जो सबसे बड़ा शहर था उसी के नाम पे पूरा का नाम रख दिया गया। तो इतने क्षेत्र पे फ्रांसीसी का कब्जा था, ये 4 टुकड़ों पे फ्रांसीसी का कब्जा था। इसको छोड़कर फ्रांसीसी गए तो इन चारों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित बना दिया गया और सबसे बड़ा शहर पांडिचेरी था तो उसका नाम पांडिचेरी रख दिया गया। तो सीधा सीधी क्वेश्चन पूछता है कि पांडिचेरी में भी कितने जिले हैं, तो 4 जिले हैं, ये चारों अलग अलग जिला है। ठीक है, पूछता है पांडिचेरी की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 3 राज्य से। ये सब याद रखेंगे, पांडिचेरी और कारिकल तमिलनाडु में पड़ता है, यमन आंध्र प्रदेश में पड़ता है और माहे केरला में पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि कौन कहाँ पड़ता है, पूछ लेता है कभी कभी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, एक दमन एंड दीव था, एक दादर नगर हवेली था। इस दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। ये डेट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो 26 जनवरी 2020 का डेट है इसको भी आप लोग मेंशन करके रखेंगे माइंड में। तो 26 जनवरी 2020 को दमन एंड दीव को और दादर नगर हवेली को एक में मर्ज कर दिया गया और राजधानी इसकी दमन बना दी गई। ऐसे याद रखेंगे कि इस केंद्र शासित प्रदेश का एक ही में दमन कर दिया गया। दमन करना मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, डुप्ले के बारे में बता दिया, द्वैध शासन के जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस से इनका रिलेशन है। अब 2 पॉइंट और है जो डिस्कस करने के लिए बचा है। देखिए, पुर्तगाली जो आए थे तो नाशपाती की खेती का शुरुआत, जो नाशपाती का खेती होता है उसका शुरुआत पुर्तगालियों ने ही किया था और पुर्तगालियों ने ही प्रिंटिंग प्रेस का भी शुरुआत किया था। पहली बार जो छपाई का काम था, प्रिंटिंग प्रेस का काम था, इन्होंने पुर्तगालियों ने ही शुरू किया। ठीक है, अब डच जो व्यापार कर रहे थे, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट हैं दोस्त, ठीक है ना। ये जो डच व्यापार कर रहे थे तो व्यापार की कुछ पद्धति होती है, जैसे हम ही लोग वस्तु विनिमय प्रणाली ऐसे बोलते हैं, या मुद्रा प्रणाली, तो ऐसे, या फिर ऐसे बोलते हैं सिंगल कहीं बेचते हैं, कहीं सरकारी बाजार होता है जिसको फैक्स बोलते हैं, कहीं पे मंडी होती है, सब्जी मंडी, मछली मंडी, इस टाइप से। तो डच की जो व्यापार थी वो कार्टेल पद्धति पर आधारित थी। कार्टेल पद्धति का मतलब होता है कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का सीधा सीधा मतलब होता है सामूहिक, एक समूह में, ठीक है ना, सहकारिता जिसको कहता है, सहकारी। ठीक है, तो कार्टेल पद्धति पर आधारित थी, यही नाम याद रखेंगे। देखिए, दिमाग में रखने के लिए ये जरूरी है कि कोऑपरेटिव या सरकारी बोलते हैं, लेकिन जब भी पूछता है कि डच का व्यापारी किस पर आधारित था, किस पद्धति पर आधारित था, तो कार्टेल पद्धति पे, सामूहिक रूप से जैसे मंडी में व्यापार चलता है वैसे व्यापार चलती थी। ठीक है, तो हमने ये सारा फ्रांस का ओवरव्यू देखा कि फ्रांसीसी इंडिया में कैसे आए, कैसे वो रहे और कैसे वो चले गए। एक्चुअली में फ्रांसीसी ही थे जो अंग्रेजों को थोड़ा टक्कर देने में कामयाब हुए, अदरवाइज पुर्तगाली, डच ये लोग बहुत आराम से चले गए थे। ठीक है, तो इसका ओवरव्यू हमने देखा। कुछ पुर्तगाली राज्य थे, कुछ क्षेत्र थे जो 1961 में आज़ाद हुए, उसके बारे में समझा। फ्रांसीसी के कब्जे से आज़ाद 1954 में हुआ, उसके बारे में समझा। पांडिचेरी के बारे में समझा। दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव का एक में मर्ज होने के बारे में भी थोड़ा हमने देखा। द्वैध शासन के जनक दुप्ले को कहते हैं, ये भी हमने देखा। और नाशपाती और प्रिंटिंग प्रेस की खेती पुर्तगाल ने स्टार्ट की थी, ये देखा। इसमें थोड़ा सा पॉइंट और बच जाता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली वो पॉइंट नहीं है, देखिए इसके अलावा 2 और कंपनी थी जो भारत में आई थी, ठीक है ना। एक स्वीडिश कंपनी थी, सबसे लास्ट में यही आई थी। ये जो स्वीडिश कंपनी थी ये 1731 ईस्वी में आई थी, ठीक है ना। ये बात पूछ देता है कि भारत आने वाली सबसे अंतिम कंपनी कौन थी, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत आने वाली सबसे अंतिम कंपनी थी। तो सबसे अंतिम कंपनी कौन थी, स्वीडिश। कब आई, 1731 में आई। इन्होंने भारत को कम वैल्यू दिया, ये चीन को ज़्यादा वैल्यू दिया और इनका ज़्यादा व्यापार कहाँ से होता था, चीन से।
तो FIDF वालों ने चीन को वैल्यू दिया, भारत को वैल्यू उतना नहीं दिए, और ये 1731 में ही आए और कुछ ही दिन रहे, 1736 तक ये रहे और फिर चले गए। ठीक है दोस्त। इसके आगे देखिए, ये फ्रांस और अंग्रेज के बीच कुछ संघर्ष हुआ है, तो हम लोग एक चार्ट के माध्यम से इस संघर्ष को समझते हैं। भारत में जो अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी की सेना के बीच में जो संघर्ष देखने को मिलता है, वो ज़्यादातर संघर्ष कर्नाटक के क्षेत्र में देखने को मिलता है। और कर्नाटक के क्षेत्र में भी कर्नाटक की राजधानी हुआ करती थी अकार्ट, ऐसे याद रखेंगे, कर्नाटक से अकार्ट। ठीक है, अकार्ट क्यों युद्ध का मैदान बन गया, अकार्ट में ही क्यों लड़ाई लड़ी गई? क्योंकि समझिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता था तो एक तरफ मद्रास था, मद्रास अंग्रेजों के अधीन था, और दूसरी तरफ पौंडीचेरी था जो फ्रांसीसी के अधीन था, और इन दोनों के बीच में ही अकार्ट पड़ता था। तो दोनों की सेना आकर अकार्ट में बार बार भिड़ जाती थी। तो अकार्ट में कुल मिलाकर 3 युद्ध लड़े गए, जिसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस कर्नाटक युद्ध में सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा है, कर्नाटक युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना के बीच। ठीक है, देखिए जो 3 युद्ध लड़े गए हैं उसके कुछ पॉइंट है इस चार्ट में लिखा हुआ। इस चार्ट को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, चार्ट को हमेशा पहले ऐसे देखेंगे, 3 युद्ध हुआ है। तो पहला 1746-48, देखिए कन्फ्यूजन 46-48 नहीं, कन्फ्यूज नहीं होगा, 1700 था, 1600 था। तो देखिए 1600 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1664 में तो फ्रांसीसी आए ही थे, तो 1600 नहीं होगा। 1800 में भी नहीं आ सकता है, क्योंकि 1846 1760 में तो चले गए फ्रांसीसी। तो 1746-48 में ये युद्ध हुआ है। पहला 1746-48, ठीक 1 वर्ष के बाद 49 से 54, 5 वर्षों के लिए हुआ। उसके बाद वाला 7 वर्षों के लिए होता है, 56 से 63 तक। ठीक है, 46 से 48, 49 से 54 और 56 से 63। इसका अगर कारण देखते हैं तो देखिए, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर के 2 गुट में बट गई। ब्रिटेनी सैनिक चाहते थे कि किसी और को उत्तराधिकार बनाया जाए, फ्रांसीसी किसी और को चाहते थे। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि दोनों को अपना फायदा दिख रहा था। दोनों अपने अपने उत्तराधिकार को इसलिए राजा बनाना चाह रहे थे, इसलिए अपना अपना उत्तराधिकारी पेश करना चाह रहे थे, ताकि अगर उन्हीं का राजा रहेगा तो उनके हिसाब से उनको रियायतें देगा, उनके हिसाब से छूट देगा, उनके हिसाब से सारा शासन प्रशासन चलेगा। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध के चलते जो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध चला, वो भारत में भी देखने को मिला। और 1746 से 48 के बीच में अकार्ट में ही ये युद्ध लड़ा गया। इसमें फ्रांस विजय रहा, इस युद्ध में फ्रांस जीत गया, यही फ्रांस ही विजय हो गया। ठीक है ना, तो इसमें फ्रांस को जीत मिली। अच्छा, ये प्रॉब्लम ऑस्ट्रिया का था, तो समझौता भी उधर ही होना चाहिए था, भारत से बाहर। तो एला-फापेल में इसकी संधि हुई। कब संधि हुई? संधि के बाद ही तो युद्ध समाप्त होगा। तो 1648 में अगर ये युद्ध समाप्त हुआ तो संधि कब हुई होगी? 1748 में युद्ध समाप्त हुआ है, तो संधि भी 1748 में ही हुई होगी। ठीक है, इसके दौरान कुछ मुख्य बिंदु को देखते हैं। तो सेंट थॉम का युद्ध, देखिए तीनों युद्ध के बारे में पूछता है। प्रथम युद्ध के दौरान सेंट थॉम, दूसरे युद्ध के दौरान अंबूर का युद्ध, और तृतीय युद्ध के दौरान बांडीवास का युद्ध। ये तीनों याद रखेंगे क्रम से, सेंट थॉम, अंबूर और बांडीवास। ठीक है, तो पहला का जो मुख्य बिंदु है उसमें सेंट थॉम का युद्ध लड़ा गया, आखिरी वर्षों में निर्णायक युद्ध था, उसी में फ्रांस जीत गया था। तो हुआ क्या कि भारत में जो क्षेत्र फ्रांस के पास थे, जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था इंग्लैंड से, वो क्षेत्र उन्होंने इंग्लैंड को लौटा दिया। तो यूएसए में, अमेरिका में जिस क्षेत्र पर इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया था और वो फ्रांस का होना चाहिए था, उस क्षेत्र को फ्रांस को दे दिया गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया में ब्रिटिश का दबदबा था और यूएसए में फ्रांस का। तो यूएसए में क्षेत्र किसको दे दिया गया? फ्रांस को, और इंडिया में ब्रिटेन को। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ, द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ, ये 1748 के ठीक अगले बार 1749 में होता है, 5 वर्षों तक चलता है, 54 तक। इसमें भी उत्तराधिकार का ही प्रॉब्लम था। इसमें हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगह उत्तराधिकार की हत्या हो गई, मतलब राजाओं की हत्या हो गई। तो उत्तराधिकार बनाने के लिए दोनों कूद पड़े। फ्रांसीसी ने चंदा साहब को उत्तराधिकार के रूप में पेश किया। चंदा साहब इनका पूरा नाम था, चंदा भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। चंदा साहब को उत्तराधिकार के रूप में पेश किया, जबकि अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को पेश किया। ये अंग्रेजों ने पेश किया, एक को याद रखेंगे दूसरा अपने से याद रह जाएगा। तो चंदा साहब को जहां पर फ्रांसीसियों ने पेश किया, वहीं पे मोहम्मद अली को अंग्रेजों ने पेश किया, और दोनों 2 गुट में बट गया। जैसे 2 नेता पार्टी होती है ना, कांग्रेस बीजेपी, देखते हैं कितना ज़्यादा घमासान होता है।
संविधान, कानून हर कुछ है तब। वहाँ पे तो सब, फ्रांस के पास अपना कानून था, ब्रिटेन के पास अपना कानून था, तो दोनों इन्हीं को राजा बनाने के लिए आपस में भिड़ गए। लेकिन इसमें यह हुआ कि जो अंबूर का युद्ध लड़ा गया, मतलब 1755 में, इसके एक बार बाद देखिए, ये जो दोनों के बीच डायरेक्ट युद्ध चला ये 1754 तक ही है। तो फिर अंबूर का युद्ध 1755 क्यों है सर? ऐसा इसलिए क्योंकि ये 1754 का लास्ट में युद्ध हो रहा था, मतलब नवंबर दिसंबर के टाइम पे हो रहा था। तो जो निर्णायक युद्ध हुआ वो 1755 में हुआ। निर्णायक युद्ध क्या हुआ कि अंग्रेजों को इसमें जीत मिला। अंग्रेजों को जीत क्या मिलेगी? अंग्रेजों ने इस चंदा साहब का सर ही काट दिया, सीधा चंदा साहब को काट दिया। तो ना रहेगी बांस, ना बजेगी बाफरी, ना रहेंगे चंदा साहब, ना फ्रांसीसी कहेगा कि हम इसको उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो इसमें किसका विजय हो गया? अंग्रेज का, पहला में फ्रांस का। और इसमें जो संधि हुई वो पांडिचेरी की संधि थी। देखिए इसमें भारत में उत्तराधिकार की चर्चा हो रही थी, तो इसकी संधि भी कहाँ हुई है? भारत में ही, पांडिचेरी में। ठीक है। उसके बाद इस युद्ध समाप्त होने के 2 वर्ष बाद, देखिए पहला युद्ध समाप्त होने के 1 वर्ष के बाद, दूसरा समाप्त होने के 2 वर्ष के बाद 1756 से 7 वर्ष तक चलेगा। ये सप्तवर्षीय युद्ध है, 1763 तक चलता है। इसका कारण सप्तवर्षीय युद्ध था। यूरोप में एक अलग तरह की होड़ बनी हुई थी, जैसे बोलते थे ना कि वहाँ प्रतिष्ठा की, ग्लोरी की होड़ बनी हुई थी कि हम आगे कि तुम आगे। इसी चक्कर में सप्तवर्षीय युद्ध वहाँ लड़ा गया, जिसके कारण फ्रांस और ब्रिटेन सेना भारत में भी 7 वर्षों तक एक दूसरे से भिड़ गए, 1756 से 63 के बीच। यूरोप में भी इसी डेट में, इसी पीरियड में युद्ध लड़ा गया था। ठीक है ना, यूरोप में भी सप्तवर्षीय पीरियड का युद्ध का डेट यही था। अच्छा, तो ये तो भारत से बाहर हुआ। यूरोप में तो इसकी संधि भी कहाँ होनी चाहिए? यूरोप में। तो इसकी संधि पेरिस में होती है। कुछ लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से याद रखते हैं, ए पा पे, एलाफापेल पांडिचेरी, एलाफापेल पांडिचेरी और पेरिस। ठीक है ना। तो जो भारत में हुआ उसकी संधि भारत में हुई है, और जो भारत से बाहर युद्ध हुआ भारत से बाहर संधि हुई है। ठीक है, याद ऐसे रखिएगा, फेंटथॉम, अंबूर, एकदम क्रम से याद रखिएगा। ये सिर्फ जिस वर्ष युद्ध समाप्त हुआ उसके अगले वर्ष अंबूर का युद्ध हुआ। अच्छा, युद्ध के बाद ही संधि होगा ना, तो आखिरी युद्ध 1755 में हुआ, तो संधि भी कब होगा? 1755 में। ठीक है, तो संधि 1755 में हुई। और जो तृतीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध बांडीबास का युद्ध था, क्योंकि आपको पता है बांडीबास का युद्ध के बाद फ्रांस का एकदम पतन हो गया, मतलब फ्रांस यहाँ से बर्बाद हो गया। ये 1760 में लड़ा गया फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य। अच्छा, इसमें पूछ सकता है ना कि फ्रांस का नेतृत्व कौन कर रहे थे और ब्रिटेन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, क्योंकि आखिरी युद्ध था ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, इसके बाद फ्रांस चला गया। तो फ्रांस का नेतृत्व काउंटर लाली कर रहे थे, इसीलिए तो मार के उनको लाल कर दिया गया। मतलब ऐसे याद रखेंगे, काउंटर लाली, इसीलिए वो लाल हो गए थे। और ब्रिटेन का नेतृत्व आयर कूट कर रहे थे, मतलब इन्होंने धर के कूट दिया और ये लाल हो गए। ठीक है ना। तो आयर कूट ब्रिटेन के और काउंटर लाली फ्रांस के। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। और ये जो कर्नाटक का अकाट में युद्ध लड़ा जा रहा था, इस बात को एकदम ध्यान में रखेंगे। ये कर्नाटक की राजधानी थी अकाट। ठीक है ना। और तीनों कर्नाटक युद्ध वहीं अकाट में ही लड़ा गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। फेंटथॉम का युद्ध, अंबोर का युद्ध और बांडीबास का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन आने की संभावना भी है। ठीक है ना। ये और ये संधि एलाफापेल, पांडिचेरी और पेरिस, और बाकी ये चंदा साहब और मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली नहीं याद रहता है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चंदा साहब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्क इनका काटा गया था, चंदा साहब का। तो चंदा साहब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये इसको 1-2 बार देख लेंगे वीडियो को रिपीट करके, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये फैक्ट याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, आज यहीं तक रुकते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।